दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं R.K. नारायण का लिखा उपन्यास द गाइड का हिंदी अनुवाद। दोस्तों अब तक मैं इस उपन्यास के 7वें अध्याय के 2 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के 7वें अध्याय के तीसरे भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। रोजी अगर तुम नहाकर कपड़े बदलना चाहो तो संकोच न करना, मैं बाहर रहूंगा, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। गफ्फूर की कार किराए पर मंगाना शायद अनावश्यक खर्च का बोझ उठाना था, लेकिन और चारा भी तो नहीं था। मैं अपने घर में रोजी से बातें नहीं कर सकता था, न मैं उसे लेकर सड़क पर टहलने के लिए जा सकता था। उसके साथ घूमने में मुझे किंचित शर्म महसूस होती थी। मैंने गफ्फूर से कहा, वह वापस आ गई है। वह बोला, मुझे मालूम है, वे लोग यहाँ होटल में थे और वह अभी मद्रास मेल से चला गया है। तुमने तो कभी मुझे बताया नहीं। मैं क्यों बताता, तुम्हें मालूम तो हो ही जाना था। क्या क्या हुआ है? लेडी से ही पूछ लो, अब तो वह तुम्हारी जेब में है। गफ्फूर ने चिढ़कर उत्तर दिया। मैंने उसको खुश करने के अंदाज में कहा, अरे नाराज मत हो गफ्फूर, मुझे शाम को गाड़ी चाहिए। जैसा हुक्म जनाब। टैक्सी का फायदा ही क्या अगर आपके हुक्म पर न ला सकूं। उसने आंख मारी और मुझे यह देखकर खुशी हुई कि वह फिर पुराने दोस्ताना मूड में आ गया था। रोजी जब तैयार होकर बाहर निकली तो मैंने अंदर जाकर माँ से कहा, हम लोग जरा घूमकर अभी आते हैं माँ। किधर चले? गफ्फूर ने शीशे में से बाहर देखते हुए कहा। हमारी हिचकिचाहट देखकर वह बोला, क्या पीक हाउस ले चलूं? पीक हाउस का नाम सुनते ही रोजी चौकन्नी हो गई और चिल्लाई, नहीं नहीं, मैं उस जगह से तंग आ गई हूं। मैं चुप रहा। ताज होटल के सामने से गुजरते हुए मैंने रोजी से पूछा, यहां कुछ खाना खाना चाहोगी? तुम्हारी माँ ने काफी पिलाई थी और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है। बस उनमें एक ही बुराई है कि वे तुमसे तुम्हारी शादी के बारे में पूछती हैं। इस मजाक पर हम लोग एक तनावपूर्ण हंसी हंसे। गफ्फूर नदी की ओर ले चलो, मैंने कहा। वह बाजार की सड़क पर भीड़ हटाने के लिए बार बार हॉर्न बजाता हुआ गाड़ी ड्राइव करने लगा। यह भीड़ का वक्त था। लोगों के दल सड़क पर इधर से उधर आ जा रहे थे। रोशनियां जल चुकी थीं। दुकानों की तेज बत्तियों ने सड़क को जगमग कर दिया था। गफ्फूर ने मोड़ पर इल्लामन स्ट्रीट में जाने के लिए गाड़ी घुमाई। यह सकरी गली जहां तेल के व्यापारी रहते थे, शहर की सबसे पुरानी गली है। इसके बीच बच्चे खेलते रहते हैं, गायें बैठी जुगाली करती हैं और गधे और कुत्ता रास्ता घेर कर खड़े रहते हैं। दोनों ओर के मकानों से टकराए बगैर इस सकरी गली में से कार निकाल ले जाना संभव नहीं है। नदी पर जाने के लिए गफ्फूर हमेशा इस रास्ते को ही चुनता था। हालांकि इससे बेहतर और खुली सड़क एक और भी थी। बार बार हॉर्न बजाकर भीड़ तितर बितर करने में उसे खास मजा आता था। इल्लामन स्ट्रीट का आखिरी लैंप बड़ी सड़क पर जाकर पड़ता था और यह सड़क अदृश्य रूप से जाकर बालू में खो जाती थी। उसने आखिरी लैंप के नीचे पहुंचकर ऐसे झटके से ब्रेक लगाया कि हम लोग उछलकर कार से बाहर आ गए। गफ्फूर आज कुछ अधिक उल्लासपूर्ण मुद्रा में था। उसका मिजाज ही ऐसा था, कभी बेहद खुश, कभी बेहद चिड़चिड़ा, और कोई नहीं कह सकता था कि किस क्षण उसका मूड बदल नहीं जाएगा। हम उसे लैंप के नीचे छोड़कर आगे बढ़े। मैंने कहा, हम लोग जरा टहलना चाहते हैं। उसने जवाब में अर्थपूर्ण आंख मारी। अंधेरा घना हो गया था। बालू पर अभी भी कुछ लोग जहां तहां बैठे थे। कुछ विद्यार्थी इधर उधर टहल रहे थे। बच्चे खेल रहे थे और चिल्ला चिल्ला कर चक्करों में दौड़ लगा रहे थे। नदी के पक्के घाट पर कुछ लोग संध्या स्नान कर रहे थे। दूर नालप्पा कुंज के मवेशी अपने गले की घंटियां बजाते हुए नदी पार कर रहे थे। आकाश में तारे उगाए थे। तालुके के दफ्तर से 7 के घंटे की आवाज आई।
बड़ी हसीन शाम थी, जैसी वर्षों से चली आ रही थी। मैं बरसों से शाम के इसी वक्त यह सुंदर दृश्य देखता आया था। क्या ये बच्चे कभी बड़े नहीं होते? मैं कुछ भावुक और काव्यमय हो उठा। शायद अपने साथ रोजी के होने के कारण मेरी भावनाएं और चेतना जैसे एकाएक तीव्र हो गईं। मैंने बात शुरू करने के लिए कहा, बड़ी खूबसूरत शाम है। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ। हम चहलकदमी करते हुए विद्यार्थियों से दूर किसी एकांत स्थान की तलाश में थे। मैंने बालू पर अपना रुमाल बिछाते हुए कहा, बैठ जाओ रोजी। वह रुमाल उठाकर बालू पर बैठ गई। बढ़ता हुआ अंधेरा अनुकूल लग रहा था। मैंने उसके निकट बैठते हुए कहा, अच्छा आप बताओ, शुरू से आखिर तक। वह कुछ देर तक विचार मग्न रही, फिर बोली, वह आज शाम की गाड़ी से चला गया, बस इतनी ही बात है। तुम उसके साथ क्यों नहीं गई? मैं नहीं जानती। मैं इसीलिए लौट कर आई थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। खैर, जो हुआ वो ठीक हुआ। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते थे। मुझे बताओ कि हुआ क्या है, और तुम उस दिन मेरे साथ इतनी बुरी तरह क्यों बिफर पड़ी थी? मैंने सोचा था कि एक दूसरे को भूल जाने में ही हमारी भलाई है, और अच्छा हो कि मैं फिर उसके पास चली जाऊं। मेरी समझ में न आया कि इस पूछताछ को कैसे आगे बढ़ाऊं। बातें मालूम करने का मेरे पास कोई साधन नहीं था। उन बातों को जो इस बीच घटित हो चुकी थी, पूछताछ करते वक्त मेरी जबान लड़खड़ा जाती थी। फिर अचानक मुझे लगा कि इस तरह कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं घटनाओं को सिलसिलेवार सुनना चाहता था, लेकिन वह इन बातों को सुनाने में असमर्थ थी। वह कभी आगे की कभी पीछे की बातें करती, वह भी संक्षिप्त रूप में। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अधीर होकर मैंने कहा, एक एक सवाल का धीरे धीरे विस्तार से जवाब दो। मैं तुम्हें मार्को के पास छोड़कर आया था ताकि तुम हमारे उस प्रस्ताव के बारे में बात कर सको। तुमने उससे क्या कहा था? वही जो हमने तय किया था कि वह मुझे नाचने की इजाज़त दे। जब तक मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया था, वह बहुत खुश था। मैंने उस दिन या उसके अगले दिन तक इस प्रस्ताव की उससे चर्चा तक नहीं की। मैं उसे अपने काम के बारे में बताने के लिए उकसाती रही। उसने अपने नकल किए हुए चित्र और अपने लिखे हुए नोट्स दिखाए, और देर रात तक वह उनके महत्व के बारे में बताता रहा। उसने कहा कि उसके कारण मानव संस्कृति के इतिहास की पुनर्व्याख्या जरूरी हो जाएगी। वह अपनी पुस्तक के प्रकाशन की योजना के बारे में बताता रहा। फिर उसने कहा कि वह मैक्सिको जाएगा और सुदूर पूर्व के देशों में भी जाकर इस तरह के अध्ययन करेगा और उन अध्ययनों को इस पुस्तक में जोड़ देगा। मुझे भी इससे बड़ा उत्साह मिला, हालांकि मैं उसकी सब बातों को समझ न सकी। मुझे लगा कि आखिरकार हम लोग अब एक दूसरे को कुछ तो समझने लगे हैं। उस एकांत बंगले में, जहाँ वृक्षों की पत्तियां हवा में सरसरा रही थी, जिसके इर्द गिर्द लोमड़ियां और दूसरे जानवर घूम रहे थे, और दूर नीचे घाटी में कहीं रोशनी चमक रही थी। दूसरे दिन सुबह मैं उसके साथ गुफा तक गई, किसी संगीत का स्वर लिपि पढ़ने के लिए जो उसे गुफा की दीवार पर लिखी मिली थी। मुख्य गुफा से और भीतर वाले कमरे में बांस की एक टूटी सीढ़ी पर चढ़कर हमें जाना पड़ता था। भयानक डरावनी जगह है। कोई प्रलोभन अब मुझे ऐसी डरावनी और भयानक जगह जाने पर राजी नहीं कर सकता। यहां कोबरा सांप हो सकते हैं, मैंने कहा, लेकिन उसने मेरे भय पर कोई ध्यान नहीं दिया। तब तो तुमको कतई नहीं घबराना चाहिए, दोस्तों के बीच में हो, वह बोला, और हम दोनों हंस पड़े। फिर उसने लालटेन जलाकर दीवार पर वह जगह दिखाई जहां चूने के ऊपरी परत खरोच कर उसने नए नए भित्ति चित्रों की खोज की थी। वे सब भी वैसी ही भयानक आकृतियों वाले प्राचीन चित्र थे जैसे और दीवारों पर अंकित थे, लेकिन मार्को उनके इर्द गिर्द लिखे अक्षरों को पढ़ सका। उसकी नकल करने के लिए उसने देखा कि वे तो संगीत की स्वर लिपि हैं। मैं न तो इस स्वर लिपि को समझ सकती थी, न उसका कोई उपयोग कर सकती थी। इन अक्षरों में कोई छंद लिखा था जिसमें किसी प्राचीन संगीत प्रणाली के लक्षण बयान किए गए थे। मैंने कहा, ये लक्षण अगर नृत्य के बारे में होते तो मैं कोशिश करके देख सकती थी। उसने तपाक से मेरी ओर देखा। नृत्य का शब्द उसे हमेशा डंक की तरह चुभ जाता था। मुझे इस बारे में और कुछ कहते हुए डर लगा,
लेकिन मकड़ी के जालों और चमगादड़ों के बीच उस प्राचीन फर्श पर लालटेन की मध्यम रोशनी में बैठते हुए मेरे अंदर फिर साहस का संचार हुआ और मैंने पूछा, क्या तुम मुझे नाचने की इजाजत दोगे? तुरंत उसका जवाब मिला, कठोर स्वर में। चेहरे पर कठोर मुद्रा फिर छा गई। क्यों? मैं सोचती हूं कि ऐसा करने से मुझे बड़ा सुख मिलेगा। मेरे मन में अनेक विचार घुमड़ते रहते हैं। तुम जैसे कोशिश कर रहे हो कि ओह, तुम मेरा मुकाबला करना चाहती हो। यह विद्या का क्षेत्र है, सड़क पर व्यायाम के करतब दिखाने का नहीं। तुम सोचते हो कि नृत्य सड़क पर व्यायाम के करतब दिखाने जैसी चीज है। मैं तुम्हारे साथ इन बातों पर बहस करना व्यर्थ समझता हूं। व्यायाम के करतब दिखाने वाली सारी जिंदगी एक ही चीज को दोहराया जाता है। खैर, तुम्हारा नृत्य भी वैसी ही चीज है। इसमें बुद्धि की या रचनात्मक चीज कहाँ है? बस वहीं घिसे पिटे करतब सारी जिंदगी करते जाओ। हम बंदर का नाच इसलिए नहीं देखते कि वह कलात्मक होता है, बल्कि इसलिए कि उसे बंदर करता है। मैं इन सारे अपमानों को पी गई। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मैं उसको राजी कर लूंगी। मैं खामोश हो गई ताकि वह अपना काम जारी रख सके। मैंने बात का रुख और दिशा में मोड़ दिया और वह फिर पहले की तरह प्रसन्न दिखने लगा। उस रात को खाने के बाद वह अपने अध्ययन में लग गया और मैं बरामदे में बैठकर बाहर घूमते हुए जानवरों को देखती रही। हमेशा की तरह आज भी देखने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मैं बैठी सोचती रही कि उसने क्या कहा और मैंने क्या कहा, और अब इस मामले का क्या हल निकाला जाए। मैंने सारे अपमानों और कष्टों की उपेक्षा की थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आखिर में अगर हम लोग किसी समझौते पर पहुंच गए तो सब कुछ वैसे भी भूल जाऊंगी। मैं वहां बैठी थी। वह पीछे से आया और मेरे कंधों पर हाथ रख के बोला, मेरा ख्याल था कि इस मामले में हम लोग अंतिम फैसला कर चुके हैं। बोलो, तुमने वादा किया था कि नहीं कि इस विषय को फिर कभी नहीं छेड़ेंगे? तालुके की घड़ी ने 8 का घंटा बजाया और बालू पर बैठी भीड़ गायब हो चुकी थी। हम अकेले रह गए थे। अभी भी मुझे रोजी के बारे में ज्यादा मालूम नहीं हो सका था। गफूर ने गाड़ी का हॉर्न बजाया। इसमें शक नहीं कि हमें देरी हो गई थी, लेकिन अगर मैं घर चला जाता तो शायद वह बातें न कर सकती। मैंने कहा, क्या होटल में रात गुजारी जाए? नहीं, मैं वापस तुम्हारे घर लौटना चाहती हूं। मैं तुम्हारी मां से कहकर आई थी कि मैं वापस आऊंगी। ठीक है, हम आधा घंटा यहां और रुकेंगे। अब मुझे सारी बातें बताओ। मैंने कहा, मुझे याद आया कि मेरे पास नकदी नहीं है। रोजी ने कहना शुरू किया। उसने इतने स्नेह से बातें की कि मुझे लगा कि चाहे मुझे हमेशा के लिए अपनी सारी योजनाएं क्यों न त्यागनी पड़े, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर उसका व्यवहार हमेशा मेरे साथ इतना ही अच्छा रहे, मैंने तय कर लिया कि मैं उससे किसी चीज की मांग नहीं करूंगी। फिर भी उसके लहजे से उत्साहित होकर मैंने आखिरी चालाकी बरती। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा एक छोटा सा नृत्य देखो। यह मेरी मां की यादगार है। वह यह नृत्य किया करती थी। मैं उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ खींचकर अपने कमरे में ले गई। मैंने कुर्सी वगैरह चीजें वहां से हटा दी और अपनी पोशाक को ठीक किया। फिर मैंने उसे धकेल कर बिस्तर पर लिटा दिया, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया था। मैंने जमुना किनारे वाले प्रेमी प्रेमिका का गीत गाया और उसे नाच दिखाया। वह निरुत्साह भाव से बैठा रहा। अभी मैंने 5वीं पंक्ति भी पूरी नहीं की थी कि उसने कहा, बस करो, बहुत देख लिया। मैं सकपका कर रुक गई। मुझे विश्वास था कि वह मेरे नृत्य पर मुग्ध होकर कहेगा कि मैं नाचना जारी रखूं और जिंदगी भर नाचती रहूं। लेकिन उसने कहा, रोजी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह कला नहीं है। तुम्हें पर्याप्त ट्रेनिंग नहीं मिली। तुम नाच का ख्याल छोड़ दो। लेकिन यहां पर मैं गलती कर बैठी। गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया, तुम्हारे अलावा सभी को मेरा नृत्य पसंद है। मिसाल के लिए, राजू ने मुझे नाचते देखा तो वह विभोर हो गया। जानते हो उसने क्या कहा? राजू, तुमने कहां पर उसे नाच दिखाया था? होटल में। और तब वह कुर्सी की ओर इशारा करके जांच करने वाले डॉक्टर के अंदाज में बोला, इधर आकर बैठो। उसने मुझसे हर तरह के सवाल किए।
यह सिलसिला रात भर जारी रहा। जब से हम लोग यहाँ आए हैं तब से लेकर अब तक की सारी बातें उसने पूछ डाली। रोज तुम किस वक्त होटल में आते थे, कब जाते थे, कमरे में कहाँ बैठते थे, कितनी देर वहाँ रहते थे, वगैरह वगैरह। मुझे हर सवाल का जवाब देना पड़ा। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रोने लगी। मेरे जवाबों से वह अच्छी तरह भाप गया कि इस बीच हम लोगों ने क्या क्या किया था। अंत में उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि उस होटल में ऐसे ऐसे कला प्रेमी जमा होते हैं। लोगों की नेक चलनी में विश्वास करके मैंने मूर्खता की। पांव फटने तक हम लोग वहां बैठे रहे, वह बिस्तर पर और मैं कुर्सी पर। नींद मुझ पर हावी हो गई थी और मैं मेज पर सर रख कर सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वह गुफा के लिए जा चुका था। जोजफ मेरे लिए काफी रख गया था। मैंने अपने बाल और कपड़े संभाले और उसकी तलाश में पहाड़ी के नीचे उतर गई। मैंने महसूस किया कि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठी हूं। मैंने उससे बातें करने में ऊंच नीच का ख्याल नहीं किया, जिस तरह मैंने और सारे काम ऊंच नीच का विवेक छोड़कर किए थे, जो गलत बात थी। मैंने महसूस किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। मैं जैसे सपने में गुफा की तरफ उतरती जा रही थी। मेरा मन बेहद उद्विग्न था। मैं उससे फिर सुलह कर लेने के अलावा जिंदगी से और कुछ नहीं चाहती थी। अब मैं नाचना भी नहीं चाहती थी। मुझे लगा कि मैं खो गई हूं। मेरे मन में भय समा गया था। उसके प्रति मेरे मन में करुणा उमड़ आई जब मुझे याद आया कि किस तरह वह सारी रात एक ही जगह बिस्तर पर बैठा रहा था। जब मैं कुर्सी पर बैठी थी, उसके नेत्रों में छाई निराशा और आहत भाव मुझे रह रहकर याद हो आता था। मैं घाटी में आगे बढ़ती गई, अपने चतुर्थिक वातावरण से बिल्कुल बेखबर। उस वक्त अगर चीता भी मेरे मार्ग में पड़ जाता तो मुझे उसके अस्तित्व का पता न चलता। वह अपनी गुफा में बैठा था, अपने टूटे हुए स्टूल पर, और भित्ति चित्रों के स्केच बना रहा था। उसकी पीठ गुफा के द्वार की ओर थी, लेकिन जब मैं सकरे द्वार से अंदर जाने लगी तो रोशनी रुकने से उसको पता चल गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी दृष्टि कठोर थी। मैं जैसे कटघरे में खड़ी एक कैदी थी। मैं सच्चे दिल से माफी मांगने आई हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई है। वह बिना कुछ बोले फिर अपने काम में लग गया। वह इस तरह काम में एकाग्र था जैसे बिल्कुल अकेला हो। आखिरकार उसने जब अपना काम खत्म कर लिया तो अपने कागज संभाल कर और पोर्टफोलियो उठाकर वहां से चल पड़ा, अपना टोप और चश्मा लगाकर। वह मेरे पास से इस तरह गुजर गया जैसे मेरा अस्तित्व ही नहीं था। मैं वहां करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। इस बीच वह भित्ति चित्रों को नापता, टार्च से उनका निरीक्षण करता और उनके रेखाचित्र बनाकर अपने नोट्स लिखता रहा, मेरी ओर बिल्कुल ध्यान दिए बगैर। मैं उसके पीछे पीछे बंगले तक गई। तुमने हमें उसी वक्त देखा था। मैं उसके कमरे में गई। वह अपनी कुर्सी पर बैठ गया और मैं बिस्तर पर। दोनों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोला। तुम फिर कमरे में दाखिल हुए। मैं ईमानदारी से चाहती थी कि तुम उस वक्त हमें अकेला छोड़कर चले जाओ और हम लोग आपस में फिर सुलह कर लें। यह स्थिति दिन पर दिन चलती गई और मैं इसी उम्मीद में रुकी रही। मैंने देखा कि जिस खाने को मैं छू देती थी वह उसे नहीं खाता था, इसलिए मैंने उसको खाना परोसने का काम जोजब पर छोड़ दिया। मैं खुद रसोई में अकेली बैठकर खा लेती थी। मैं अगर बिस्तर पर लेट जाती थी तो वह फर्श पर सोता था, इसलिए मैंने फर्श पर सोना शुरू कर दिया और वह बिस्तर पर जाकर सोने लगा। वह न मेरी ओर देखता न मुझसे बोलता। जोजब से तय करके वह 2 बार नीचे गया, बंगले में मुझे अकेला छोड़कर। लौटकर वह फिर मेरी ओर जरा भी ध्यान दिए बगैर अपने काम में लग गया, लेकिन मैं दिन प्रतिदिन उसके पीछे लगी रहती, वफादार कुत्ते की तरह। उसकी अनुकंपा की प्रतीक्षा में उसने मेरी पूरी उपेक्षा की। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक इंसान दूसरे इंसान की इस तरह पूरी उपेक्षा कर सकता है। फिर भी मैं अपने आत्मसम्मान और गर्व को त्याग कर उसके पीछे छाया की तरह लगी रहती।
मुझे आशा थी कि अंत में वह फिर मान जाएगा। मैं उसके पास से एक क्षण के लिए भी दूर न होती, न कमरे में न गुफा में। उस विशाल स्थान में इस तरह दिन रात निःशब्द रहते मन में बड़ा बोझ पड़ता था। मुझे लगा कि मैं सचमुच गूंगी हो गई हूँ। वहाँ जोसेफ ही एक आदमी था जिससे मैं कभी कभार एक आध शब्द बोल सकती थी, लेकिन वह बड़ा गंभीर और मितभाषी व्यक्ति है और मुझे बात करने का मौका नहीं देता था। इस तरह चुप्पी साध कर मैंने 3 हफ्ते गुजार दिए, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए एक रात को जब वो अपनी मेज के सहारे बैठा था, मैंने कहा, क्या तुम मुझे काफी सजा नहीं दे चुके? इतने हफ्तों के बाद मेरा स्वर विचित्र लग रहा था, जैसे किसी और का हो। उस खामोश जगह में यह स्वर गूंज गया, जिससे मैं चौंक गई। आवाज सुनकर वह हिला। उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुमसे आज आखिरी बार बोल रहा हूं। तुम जहां चाहो जा सकती हो और जो जी में आए कर सकती हो। मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम सब भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। मैंने कहा। न जाने क्यों मैं उसे बहुत चाहने लगी थी। मुझे लगा कि वह अगर मुझे माफ करके वापस ले ले तो मेरे लिए काफी होगा। लेकिन उसने कहा, हाँ, मैं भूलने की कोशिश कर रहा हूं। इस पहली बात को भी कि मैंने किसी को अपनी पत्नी बनाया था। मैं भी यहां से जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे अपना काम पूरा करना है। मैं सिर्फ उसके लिए ही यहां रुका हूं। लेकिन तुम यहां से जाने और अपने मन की करने के लिए आजाद हो। मैं तुम्हारी बीवी हूं और तुम्हारे साथ हूं। तुम यहां इसलिए हो कि मैं गुंडा बदमाश नहीं हूं, लेकिन तुम मेरी बीवी कतई नहीं हो। तुम एक ऐसी औरत हो जो हर उस आदमी के साथ सो सकती हो जो तुम्हारे नाचने मटकने की तारीफ करता हो। बस मैं तुम्हें अपने पास नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम यहां से नहीं जा रही हो तो मुंह से मत बोलो, बस। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा कि इसके मुकाबले में तो ओथेलो ने भी डेसुडमोना के साथ ज्यादा रहमदिली से सलूक किया था, लेकिन मैं इसको भी बर्दाश्त कर गई। मुझे अभी भी उम्मीद थी कि अंत में वह नरम पड़ जाएगा और शायद जब वह यह स्थान छोड़कर जाएगा तो बदल जाएगा। अपने घर पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने सामान बांधना शुरू किया। मैंने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाने दिया। तब मैंने अपना सामान भी बांध लिया और उसके पीछे चल पड़ी। गफूर की कार आई। हम दोनों नीचे होटल में आ गए, उसी 28 नंबर वाले कमरे में। मुझे वह कमरा अब जहर लग रहा था। एक दिन उसने हिसाब करने और बिल चुकाने में लगाया और फिर ट्रेन का वक्त आने पर अपना सामान लेकर स्टेशन की ओर चल दिया। मैं चुपचाप उसके पीछे पीछे चली। मैं धैर्यपूर्वक इंतजार करती रही। मैं जानती थी कि वह मद्रास में हमारे घर जा रहा था। मेरे मन में घर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा थी। कुली हमारे बक्स लेकर चला। उसने कुली को इशारे से मेरा सामान दिखाते हुए कहा, मैं इस सामान के बारे में नहीं जानता, यह मेरा नहीं है। इस पर कुली ने एक क्षण मेरी ओर देखा और मेरा ट्रंक अलग कर दिया। जब ट्रेन आई तो कुली सिर्फ उसका ही सामान उठाकर ले गया और वह एक डिब्बे में बैठ गया। मेरी समझ में न आया कि मैं क्या करूं। मैंने अपना सामान उठाया और उसके पीछे चल दी, लेकिन मैंने जब डिब्बे में पांव रखना चाहा तो उसने कहा, मेरे पास तुम्हारी टिकट नहीं है। और मुझे एक टिकट दिखाते हुए उसने डिब्बे का दरवाजा बंद कर लिया। ट्रेन चल पड़ी और मैं तुम्हारे घर आ गई। वह कुछ देर तक बैठी सुबकती रही। मैं उसे धीरज बधाता रहा, तुम ठीक जगह पर आई हो। अपने अतीत को बिल्कुल भूल जाओ। हम उस बदमाश को वक्त आने पर अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर मैंने एक विराट घोषणा की, सबसे पहले हम दुनिया से मनवाएंगे कि तुम इस युग की सबसे बड़ी कलाकार हो। थोड़े ही दिनों में मेरी माँ सब कुछ समझ गई। रोजी जब स्नान करने के लिए चली जाती, माँ मुझसे कहती, यह बहुत दिनों तक नहीं चल सकता राजू, अब यह मामला खत्म करो। बेकार दखल मत दो माँ, मैं अब बालिग हो गया हूं। मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने घर में एक नाचने वाली लड़की को नहीं रख सकते। रोज सवेरे सवेरे नाच और रांग रंग चलता है।
घर का क्या हाल कर रखा है तुमने? मेरा प्रोत्साहन पाकर रोजी ने नृत्य का अभ्यास शुरू कर दिया था। वह 5 बजे उठकर स्नान करती, माँ के आले में रखी भगवान की तस्वीर के आगे प्रार्थना करती और फिर करीब 3 घंटों तक नृत्य का अभ्यास करती। घर उसके घुंघरुओं की झंकार से गूंज उठता। वह अपने वातावरण के प्रति बिल्कुल बेखबर रहती। उसका सारा ध्यान अपनी मुद्राओं और पग संचालन पर ही एकाग्र रहता। इसके बाद वह माँ की मदद करती, सफाई करती, झाड़ू देती, कपड़े धोती और घर की हर चीज को करीने से सजाती। मेरी माँ उससे खुश दिखती थी और उसके प्रति स्नेहशील थी। मैं अब सोचता भी नहीं था कि वह मेरे लिए कोई समस्या खड़ी कर देगी। लेकिन एक दिन उन्होंने कहा, तुम्हें अचानक क्या हो गया है? माँ ने फिर रुक कर कहा, मैं सोचती थी कि इस बारे में कुछ करने की अक्ल तुम्हें आ जाएगी। यह इस तरह हमेशा तो नहीं चल सकता। लोग क्या कहेंगे? लोग कौन हैं? मेरा भाई और तुम्हारे चचेरे भाई और हमारी जान पहचान के दूसरे सब जने। मैं इन लोगों की राय की रत्ती भर परवाह नहीं करता। इन बातों से तुम मत परेशान हो। ओह, तुम अजब किस्म के हुक्म दे रहे हो बेटा। मैं यह सब नहीं मान सकती। स्नान गृह से आने वाला धीमा संगीत रुक गया। माँ ने तुरंत इस विषय की चर्चा बंद कर दी और जैसे ही रोजी नहाकर निकली, ताजा और शगुफे की तरह खिली हुई, माँ कमरे से उठकर चली गई। रोजी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसे किसी बात की चिंता सता रही होगी। वह इन दिनों जो कर रही थी उससे काफी खुश थी। उसे अतीत जरा भी परेशान नहीं कर रहा था और भविष्य की ओर वह अपार विश्वास के साथ देख रही थी। मेरी माँ की वह अनन्य भक्त बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी माँ स्नेह के बाहरी दिखावे के बावजूद अंदर से कठोर होती जा रही थी। उन्होंने अफवाहों पर कान धरने शुरू कर दी और वे एक दाग लगी औरत के साथ रहने का विचार से समझौता नहीं कर पाती थी। मुझे उनसे बहस करने में डर लगता था, इसलिए मैं अकेले में उनके सामने पढ़ने से कतराता था। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता, वे मेरे कान में या फुसफुसाने से बाज न आती। मैं कहती हूँ, यह लड़की सचमुच की सर्प कन्या है। पहले दिन से ही मुझे तो यह अच्छी नहीं लगी। मुझे अपनी माँ की इस धारणा और दुरंगे बर्ताव से चिढ़ होने लगी थी। रोजी अपनी अज्ञानता के कारण बड़ी खुश और निश्चिंत थी और मेरी माँ की अनन्य भक्त बन गई थी। मुझे चिंता हुई कि कहीं किसी दिन माँ सीधे रोजी से निकल जाने के लिए न कह बैठे। मैंने भी नीति बदली और कहा, तुम ठीक कहती हो माँ, लेकिन वह एक शरणार्थी है और ऐसे में हम और कुछ भी तो नहीं कर सकते। उसे शरण देना हमारा फर्ज है। क्यों? वह अपने पति के पास जाकर उसके पाँव में क्यों नहीं गिर सकती? तुम तो जानते हो कि किसी और के साथ रहना मजाक नहीं है, जैसा कि ये आजकल की लड़कियां सोचती हैं। किसी अच्छे पति का दिल सिर्फ पाउडर और लिपस्टिक से नहीं जीता जा सकता। तुम तो जानते हो तुम्हारे बाप ने कितनी बार मेरे पिता ने घर के किसी मामले में अपने अबुद्धिपूर्ण और कठोर बर्ताव से कितना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया था और माँ ने किस तरह सब कुछ झेला था। इसकी एक कहानी उन्होंने सुनाई थी। मैं बड़े सब्र से और आदरपूर्वक वह कहानी सुनता रहा, जिससे उनका ध्यान दूसरी ओर से बट गया। कुछ दिनों बाद वे रोजी से बातें करते समय पतियों से संबंध रखने वाली कहानियों का संकेत करने लगी। अच्छे पतियों, बुरे पतियों, पागल पतियों, समझदार पतियों, नासमझ पतियों, पशुवत, हिंसक पतियों, बिगड़े दिमाग वाले पतियों, मूड के शिकार पतियों, गरज यह कि हर किस्म के पतियों के किस्से सुनाने लगी। लेकिन पतियों को उनकी बीवियां ही अपनी लगन, कोशिश और सब्र से ठीक रास्ते पर ला सकी थी। वे सावित्री और सीता की पौराणिक कहानियां सुनाती और दूसरी सती साध्वी नारियों की मिसाल पेश करती। ऊपर से तो साधारण रूप से ही वे इन सब की चर्चा करती, लेकिन माँ का असली उद्देश्य छिप नहीं पाता था। वह इतने भौड़े ढंग से घुमा फिरा कर बातें करती कि हर शख्स को उनका संकेत नजर आ जाता। रोजी के मामले से उन्हें अपने को अनभिज्ञ दिखाना चाहिए था, लेकिन वे बात बात में उसकी ओर इशारा करती। मैं जानता था कि ये उपदेश रोजी के दिल पर चोट करते थे, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे माँ का डर था। मैं रोजी को किसी होटल में रख सकता था, लेकिन अब मुझे
अपनी आर्थिक स्थिति की वास्तविकता का ख्याल रखना पड़ता था। रोजी को दुखी देखकर मुझे अपनी निरुपायता का एहसास होता। केवल एक ही संतोष था कि उसके दुख में मैं भी उसका सहभागी था। मेरी चिंताएं बढ़ती जा रही थी। दुकान पर काम करने वाले लड़के की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। रेल के कर्मचारियों ने प्लेटफार्म पर फेरी वालों को आने की इजाज़त दे दी थी, जिससे दुकान की बिक्री कम होती जा रही थी। इसके अलावा नकद दाम पर सौदा लेने वाले घट रहे थे और उधार वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जिन आड़तियों के यहाँ से मैं सामान लाता था, उन्होंने उधार पर मुझे सामान देना बंद कर दिया। वह लड़का खरीद बिक्री का हिसाब कुछ ऐसे उटपटांग ढंग से रखता कि मुझे यह अंदाज लगाना मुश्किल हो गया था कि दुकान में कुछ फायदा भी हो रहा है या वह घाटे में ही चल रही है। वह काउंटर पर से नकदी उठाकर जहां तहां डाल देता और दुकान की अलमारियों में जगह जगह खाली खाने नजर आने लगे थे। वह शायद पैसे चुराता था और खाने की चीजों पर हाथ साफ करने लगा था। आड़तियों के यहाँ मेरी साख खत्म होते ही ग्राहक शिकायत करने लगे कि दुकान पर कोई मांगी हुई चीज मिलती नहीं। अचानक एक दिन रेलवे ने भी मुझे वह स्थान छोड़ देने का नोटिस भेज दिया। मैंने स्टेशन मास्टर और पुराने खलासी की बहुत चिरौरी मिन्नत की, लेकिन वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। यह हुक्म कहीं ऊपर से आया था। दुकान किसी दूसरे ठेकेदार को दे दी गई। रेलवे से अपना संबंध टूट जाने की संभावना मेरे लिए अकल्पनीय थी। मैं क्रोध से हताश हो गया। जहां मेरे पिता और मैं बैठा करते थे, उस जगह एक नए आदमी को बैठा देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने गुस्से में आकर लड़के के मुंह पर एक थप्पड़ जमाया, जिससे वह चीख चीख कर रोने लगा। इस पर उसके खलासी बाप ने आकर मुझसे झगड़ा किया और कहा, तुम्हारी मदद करने का उसे यह फल मिला है तुमसे। मैंने तो इस लड़के को पहले ही कहा था। खैर, वह तुमसे पैसे लेकर काम करने वाला नौकर तो नहीं था। इसको नौकरी के पैसे देता। यह तो सारी नकदी, उधार के पैसे और दुकान का बहुत सारा सामान हड़प गया। खा खा के मोटा हो गया है। पैसे तो इसे चाहिए कि उल्टे मुझे ही दे, जो सब कुछ खा पी कर इसने मेरी दुकान चौपट कर दी। इस लड़के ने नहीं, बल्कि उस शैतान ने तुम्हें चौपट कर दिया है जो अंदर बैठी है। उसका इशारा रोजी की ओर था, जो शायद घर के दरवाजे से झांक कर इस झगड़े को देख रही थी और मां चबूतरे पर खड़ी असीम अंतरणा से देख रही थी। यह हद से ज्यादा अशोभन दृश्य था। मुझे खलासी का इशारा बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने गाली देकर उस पर हमला करना चाहा। इसी समय स्टेशन मास्टर आ गया और बोला, तुम अगर यहाँ पर दंगा फसाद करोगे तो मैं तुम्हारा रेलवे की हद में दाखिल होना बंद कर दूंगा। नया दुकानदार तटस्थ भाव से खड़ा यह सारा तमाशा देखता रहा। उस मूंछों वाले आदमी की लंपट दृष्टि मुझे कतई पसंद नहीं थी। खलासी को छोड़कर मैं क्रोध से भरा उसकी ओर मुड़ा और चिल्लाया, याद रखो, तुम्हें भी किसी दिन ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यह मत सोचो कि तुम हमेशा यहाँ मौज उड़ाते रहोगे। उसने मुझे मड़ोड़ते हुए कहा, सब तुम्हारे जैसे ही खुशनसीब होंगे, ऐसी उम्मीद कौन कर सकता है। फिर उसने शरारत भरे अंदाज में आंख मारी। इस पर मैं क्रोध से बौखला गया और उसकी ओर झपटा। उसने हाथ से धक्का देकर मुझे पीछे हटा दिया, जैसे कोई मक्खी झाड़ दी हो। मैं लड़खड़ाकर पीछे गिरा और मां से जा टकराए। सौभाग्य से वे संतुलन खोकर नीचे नहीं गिरी, बल्कि उन्होंने अपने हाथों से मुझे संभाल लिया और चिल्लाई, चलो यहां से, चलते हो कि नहीं। और उस खलासी और मूंछों वाले आदमी और सबने गालियां देकर कहा, जाओ, आज तो इस बूढ़ी माँ की बदौलत बच गए हो। माँ मुझे घसीट कर घर के अंदर ले गई। कुछ कागज, कुछ रजिस्टर और मेरी दो एक निजी चीजें जो मैंने दुकान में रखी थीं, मेरी बगल में लगी थी। इन चीजों समेत मैं घर में दाखिल हुआ और मैं महसूस कर रहा था कि रेलवे से मेरा संबंध अब हमेशा के लिए खत्म हो गया है। मैं इतना उदास था कि मैंने रोजी तक की ओर मुड़कर नहीं देखा, जो एक ओर खड़ी मेरी ओर एकटक देख रही थी। कमरे के कोने में लेटकर मैंने आंखें बंद कर ली। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे द गाइड उपन्यास के 7वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। दोस्तों, उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के आगे के अध्यायों का वाचन
आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।